हेलो बच्चों। तो ये अपना लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग एटॉमिक वेट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आप जानते हैं कि जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं और हर एक आइसोटोप का कंपोजिशन फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन करते हैं और उस तरह का न्यूमेरिकल भी आता है। तो elements generally exist as mixture of its isotope having constant composition। तो जब एवरेज एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो करते क्या है, पर्टिकुलर आइसोटोप का आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज एबंडेंस, कितना परसेंट वो उसमें है, समेशन लेंगे। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो फिर हमें बढ़िया से समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, दो आइसोटोप हो गए। क्लोरीन 35 जो है उसका आइसोटोपिक मास जो है वो 34.97 AMU है और क्लोरीन 37 का 36.95 AMU है। तो आइसोटोपिक मास तो आपको पता चल गया। अब चाहिए कि परसेंटेज एबंडेंस कितना कितना परसेंट है, हिस्सेदारी क्या है। तो क्लोरीन 35 75.53% है और रेस्ट 100 में से माइनस कर लीजिए तो क्लोरीन 37 24.47% है। तो आपसे कहता है कि कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। तो आइए देखते हैं। तो एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन हो गया आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन इनटू परसेंटेज एबंडेंस। तो आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन 35 इनटू परसेंटेज एबंडेंस कितना 75.53, तो 75.53 बाय 100 प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन 37 इनटू परसेंटेज एबंडेंस कितना 24.47, 24.47 बाय 100। तो अब अगर हम आइसोटोपिक मास 35 वाले को देखें तो 34.97 AMU है इनटू 75.53 बाय 100 और ये आइसोटोपिक मास क्लोरीन 37 का देखेंगे तो ये आए आपका कितना 36.95 AMU। तो 36.95 AMU इनटू जो परसेंटेज एबंडेंस है 24.47 बाय 100, तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो 34.45 AMU। और इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया होगा तो आप आराम से, क्यों कि आपको आइसोटोपिक में से कौन कौन से आइसोटोप हैं उसके बारे में दिया रहेगा, आइसोटोपिक मास दिया रहेगा, उसका परसेंटेज एबंडेंस दिया रहेगा। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज एटॉमिक वेट बराबर समेशन लेंगे आइसोटोपिक मास पर्टिकुलर आइसोटोप का इनटू उसका परसेंटेज एबंडेंस। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई में पूछा गया बहुत पहले, उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि given that the abundance of isotopes आयरन के, आयरन 54 है, आयरन 56 एंड आयरन 57 आर 5%, 90% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, द एटॉमिक मास ऑफ आयरन कौन सा। तो क्वेश्चन दिया है कि आयरन के 3 आइसोटोप लिए गए हैं, कितने 3 आइसोटोप्स ऑफ आयरन। फर्स्ट आयरन 54, दूसरा आयरन 56 एंड थर्ड आयरन 57। अब परसेंटेज एबंडेंस आयरन 54 का 5% है, आयरन 56 का 90% है और आयरन 57 का 5% है। तो हमको एटॉमिक वेट फाइंड करने के लिए कहता है, तो वही वाले फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि एटॉमिक वेट ऑफ आयरन, तो हम आइसोटोपिक मास ऑफ आयरन लेंगे इनटू परसेंटेज एबंडेंस समेशन। आइए देखिए यहाँ 3 आइसोटोप है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो पहला आइसोटोपिक मास ऑफ आयरन 54 इनटू इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना 5%, मतलब 5 बाय 100। फिर आइसोटोपिक मास ऑफ आयरन 56 कितना दिया है आपका, नहीं दिया तो 56 AMU ले लेंगे, 56 AMU। तो चलिए आइसोटोपिक मास ऑफ आयरन इनटू इसका परसेंटेज एबंडेंस कितना परसेंट है 90%, तो ये 90 बाय 100। और आइसोटोपिक मास ऑफ आयरन 57 कितना है, 57 का परसेंटेज 5%, तो ये लेंगे 5 बाय 100। अब आप तो जानते हैं कि अगर एक एटम है जिसका एटॉमिक वेट 12 है तो एक एटम का मास 12 AMU ले लेते हैं। तो उसी तरह से हमारा आइसोटोप आयरन 54 वाला का एक एटम का मास 54 AMU और इसका परसेंटेज 5 बाय 100। फिर इसका 56 वाले का 56 AMU इंटू 90 बाय 100 और ये आइसोटोपिक मास ऑफ आयरन 57 कितना हो जाएगा 57 AMU
इंटू 5/100, तो कैलकुलेट करेंगे तो 55.95 AMU आएगा। तो एटॉमिक वेट कितना हो गया? 55.95 एवरेज में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो ये क्वेश्चन हमारा एवरेज एटॉमिक वेट पे था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ पे। तो ये रहा क्वेश्चन किस पे? डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ पे। सबसे पहले डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ को देख लीजिए। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ क्या होता है कि एवरेज एटॉमिक वेट हम लोग निकालते हैं। कैसे? तो जो भी कोई जनरली ये सॉलिड एलिमेंट के लिए हम लोग लेते हैं। किस एलिमेंट के लिए? सॉलिड एलिमेंट। उस सॉलिड में अगर टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट वेरिएबल हो, जैसे कार्बन हुआ, सिलिकॉन हुआ, बोरॉन, तो फिर उसको कंसीडर नहीं करते। तो यहां देखिए कि डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ कहता है कि किसी भी एलिमेंट का आप क्या करें, तो उसके एटॉमिक वेट अप्रॉक्स में आता है, तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 आएगा कैलोरी वाले वैल्यू में। तो हमारा फॉर्मूला होगा एटॉमिक वेट अप्रॉक्स में इनटू स्पेसिफिक हीट, जो कि 6.4 आएगा। जहां स्पेसिफिक हीट में कैलोरी वाला वैल्यू लेंगे ना कि जूल वाला, तब 6.4 आएगा। तो ध्यान रहे कि अगर हमको अप्रॉक्स एटॉमिक वेट पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 6.4 में स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर देंगे। लेकिन स्पेसिफिक हीट का वैल्यू किस में रहे? कैलोरी वाले। अगर जूल में रहेगा तो फिर आप कैलोरी को जूल में बदलना जानते हैं, 4.184 जूल होता है एक कैलोरी में। तो क्वेश्चन है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज 0.155 कैलोरी ग्राम पर डिग्री। अब कहते हैं कि द अप्रॉक्स एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट विल बी, क्या होगा? मतलब स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और अप्रॉक्स एटॉमिक वेट पूछा गया। तो हमें किसका याद है? डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो अब देखिए फ्रॉम डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ एटॉमिक वेट अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट 6.4 और स्पेसिफिक हीट 0.155 डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 41.30। इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ये हमारा था डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ पर। इसका और भी एप्लीकेशन है, जब हम इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे तो वहां पर इसका थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म देखेंगे। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग मिट्सचर्लीज लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, मतलब आइसोमॉर्फस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोमॉर्फस कंपाउंड किसको कहते हैं? कि डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या बोले? अलग अलग कंपाउंड होना चाहिए बट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो सेम, मतलब सिमिलर कंस्टिट्यूशन होना चाहिए। तो अब हम इसको देखते हैं। तो ये आइसोमॉर्फस सब्सटेंस किसको कहते हैं? डिफरेंट सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइज इन सिमिलर क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसका मतलब है कि हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। अब जरा इसको समझने का प्रयास करिए। दो कंपाउंड देखिए, एक है पोटासियम सल्फेट, एक है पोटासियम क्रोमेट। यहां पर 2 पोटासियम 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन है। यहां भी 2 पोटासियम 1 क्रोमियम एंड 4 ऑक्सीजन। अब पाएंगे कि यहां देखिए ये सल्फर का कंपाउंड है और ये क्रोमियम का, बट कंस्टिट्यूएंट जो है ये जो लेके हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सिमिलर एलिमेंट। तो यहां पर आप गौर करिए तो यहां भी 2 पोटासियम है और 4 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 पोटासियम और 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फस कहलाएंगे। उसी तरह से एक कंपाउंड है Ag2S, एक है Cu2S। तो एक सिल्वर का सल्फाइड है, एक कॉपर का सल्फाइड है। अब आप गौर से देखिए तो यहां 2 सिल्वर 1 सल्फर, यहां 2 कॉपर 1 सल्फर, मतलब दोनों के साथ 1-1 सल्फर जुड़ा हुआ है और दोनों में 2 सिल्वर तो 2 कॉपर। इसका मतलब ये जो सिल्वर का सल्फाइड कॉपर का सल्फाइड है एक दूसरे का आइसोमॉर्फस है। इसी तरह से देखिए ये है पोटासियम। तो ये पोटासियम फिटकरी के नाम से भी आप जानते हैं। तो इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 × 24H2, मतलब एक पोटासियम सल्फेट, एक एल्युमिनियम सल्फेट एंड 24 वाटर मोलिक्यूल इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में। अब यहां देखिए दूसरा है K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस × 24H2, इसको क्रोमेलम कहते हैं। तो एक आपके पास पोटासियम है और एक क्रोमेलम। अब देखिए तो एक एल्युमिनियम है इसका बेस और यहां बेस इसका क्रोमियम है।
अब एल्युमिनियम के साथ एक K2SO4, तो क्रोमियम के साथ भी एक K2SO4। यहां 3 सल्फेट एल्युमिनियम के साथ, तो क्रोमियम के साथ भी 3 सल्फेट। यहां 24 वाटर मॉलिक्यूल, यहां भी 24 वाटर मॉलिक्यूल। यहां एल्युमिनियम 2 तो क्रोमियम 2। इसका मतलब कि ये कंपाउंड तो अलग अलग है बट सिमिलर क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर इसका है, और इससे जो कंस्टिट्यूएंट्स जुड़ा हुआ है वो भी सेम है, इसीलिए ये कैसा कंपाउंड है, आइसोमॉर्फस कंपाउंड। एक देखिए, एक होता है जिंक सल्फेट जो कि हेप्टाहाइड्रेट है, साथ पानी जुड़ा हुआ है, ZnSO4 × 7S2, इसको हम लोग व्हाइट विट्रोल भी कहते हैं। एक मैग्नीशियम का सल्फेट है MgSO4 × 7S2, ये इप्सम सॉल्ट कहते हैं। अब पूछता है कि क्या ये दोनों आइसोमॉर्फस है कि नहीं, तो आप कहेंगे अभी बताते हैं। देखिए, जिंक के साथ एक सल्फेट 7 वाटर है, मैग्नीशियम के साथ 1 सल्फेट एंड 7 वाटर मॉलिक्यूल है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जो कंस्टिट्यूएंट है सिमिलर कंस्टिट्यूएंट इसमें भी है कि नहीं। तो ये जिंक का है, ये मैग्नीशियम, तो ये दोनों कंपाउंड तो अलग अलग है बट कंस्टिट्यूएंट सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इसीलिए ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, आइसोमॉर्फस कंपाउंड। तो इसीलिए अगर आपको पूछ देता है कि एक सल्फेट है एल्युमिनियम का Al2SO4(3), अगर कोई एक किसी मेटल का सल्फेट है, किसी मेटल का सल्फेट है जो अल्युमिनियम सल्फेट के साथ आइसोमॉर्फस है, किसी मेटल का सल्फेट है जो अल्युमिनियम सल्फेट के साथ आइसोमॉर्फस है, तो उस मेटल सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। तो आप कहेंगे आराम से बता देंगे, मेटल कितना लेना है 2, सल्फेट इसमें कितना लेना है 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आइसोमॉर्फस हो गए। अगर हम कहें कि एक मेटल है जिसका सल्फेट अल्युमिनियम सल्फेट के साथ आइसोमॉर्फस है, तो अल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है, तो जैसे अल्युमिनियम 2 लिए तो मेटल 2 लिए, सल्फेट 3 तो यहां भी सल्फेट 3। इसका मतलब Al2SO4(3) और M2SO4(3), ये दोनों एक आइसोमॉर्फस कंपाउंड हो गया। आइए अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो फिर हम लोग आइसोमॉर्फिज्म पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पोटासियम सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विथ पोटासियम क्रोमेट which contain 26.79% by weight of chromium, the atomic weight of chromium क्या होगा। मतलब दे रहा है कि क्रोमियम का एक कंपाउंड है जो पोटासियम सल्फेट के साथ आइसोमॉर्फस है, और उस कंपाउंड में क्रोमियम का जो मास परसेंट है वेट के हिसाब से वो कितना आ रहा है 26.79%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्रोमियम का एटॉमिक वेट बताइए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 है ना, दिया है। तो पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4, और आपको कह रहा है कि पोटासियम क्रोमेट जो है वो आइसोमॉर्फस है किसके साथ, K2SO। इसका मतलब ये सल्फर का कंपाउंड हुआ, तो ये किसका, क्रोमियम, तो हमने क्रोमियम लिख दिया। अब सल्फर के साथ 2 पोटासियम और 4 ऑक्सीजन है, तो क्रोमियम के साथ भी 2 पोटासियम और 4 ऑक्सीजन दे दिए। तो K2CrO4 अब फॉर्मूला आ गया हमारा किसका, जो क्रोमियम का कंपाउंड है जो कि पोटासियम सल्फेट के साथ आइसोमॉर्फस है, उसका फॉर्मूला हम जान गए। कैसे कि ये सल्फर है तो 2 पोटासियम 4 ऑक्सीजन, तो ये क्रोमियम का कंपाउंड होगा तो 2 पोटासियम और 4 ऑक्सीजन। अब हमको तो क्रोमियम का एटॉमिक वेट पूछता है, तो मान लेते हैं कि क्रोमियम का एटॉमिक वेट x है। लेट एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम इज x। तो सबसे पहले मोलिकुलर वेट K2CrO4 का निकालिए। तो मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एटॉमिक वेट। तो क्रोमियम का एटॉमिक वेट 39 होता है, सॉरी पोटासियम का एटॉमिक वेट 39 होता है। तो 39, 2 पोटासियम है 39 × 2 प्लस क्रोमियम का एटॉमिक वेट यहाँ x मान लिए, प्लस 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, तो 4 ऑक्सीजन है 16 × 4, तो 39 × 2 प्लस x प्लस 16 × 4। तो जिसपे आप एक चीज गौर करिए, पोटासियम का और ऑक्सीजन का टोटल 39 × 2 प्लस 16 × 4 ये जोड़िएगा तो आपको 142 आएगा। अब प्लस क्रोमियम का x आएगा। इसका मतलब क्रोमियम छोड़ के पोटासियम ऑक्सीजन का टोटल मास 142 आ रहा है, और क्रोमियम का x, तो 142 प्लस x
अब अगर 1 मोल लेते हैं, ध्यान दीजिए, 1 मोल आप पानी लेते थे तो कितना होता था? पानी का मोलिकुलर वेट 18 होता था, तो 1 मोल 18 ग्राम होता था। उसी तरीका से अगर K2CrO4 का आपका मोलिकुलर वेट 142 प्लस एक्स आया, कितना आया? 142 प्लस एक्स। इसका मतलब अगर 1 मोल K2CrO4 लेंगे तो इसका मास कितना होगा? 142 प्लस एक्स ग्राम। कितना? 142 टोटल का ग्राम ले लेंगे, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ K2CrO4 हो जाएगा 142 प्लस एक्स ग्राम। इसको जरा समझना है, इसमें 142 ग्राम तो पोटासियम और ऑक्सीजन मिलके होगा, और एक्स ग्राम जो होगा वो क्या है? क्रोमियम। तो अगर आप 1 मोल K2CrO4 लेते हैं तो उसमें क्रोमियम आपको एक्स ग्राम मिलेगा। कितना ग्राम मिलेगा? एक्स ग्राम। बाकी जो है 142 ग्राम। तो अब हमारा न्यूमेरिकल कहता है कि क्रोमियम 26.79% है ओवरऑल का। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ क्रोमियम कितना होगा? तो जो मास ऑफ जो हमारा मास ऑफ K2CrO4 है, कौन सा मास ऑफ K2CrO4 है, उसका कितना परसेंट? 26.79%। इसलिए मास ऑफ क्रोमियम इक्वल टू मास ऑफ K2CrO4 इंटू 26.79/100। अब देखिए, ये आपने कितना लिया? 1 मोल का मास 142 प्लस एक्स ग्राम, तो ये ले लिए K2CrO4 142 प्लस एक्स ग्राम, और इसका कितना परसेंट? 26.79%। तो 142 प्लस एक्स ग्राम टोटल मास है, उसका जब 26.79% लेंगे तो वो क्या है? ये क्या है? क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम। तो टोटल का 26.79% कौन चीज है? क्रोमियम। क्रोमियम है कितना ग्राम? एक्स ग्राम। इसीलिए क्रोमियम का मास कितना हो गया? एक्स। एक्स बराबर इक्वेशन हो गया 142 प्लस एक्स इंटू 26.79/100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 100x इक्वल टू 142 इंटू 26.79 प्लस 26.79 इंटू एक्स। अब इस करके x अब निकालिएगा तो x आएगा ऐसे करने पर 51.96, जो 52 के करीब हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपने देख लिया, ऑप्शन सी आ गया। तो आपने इस सवाल में क्या सीखा कि एक कंपाउंड क्रोमियम का है जो पोटासियम सल्फेट के साथ आइसोमर्फस है। तो क्योंकि पोटासियम सल्फेट K2SO4 होता है तो क्रोमियम का कंपाउंड K2CrO4 होगा। तो यहां हमने क्या किया? इसका मोलिकुलर वेट निकाला, तो 142 प्लस एक्स, जिसमें एक्स जो है वो क्रोमियम का वैल्यू है, एटॉमिक वेट है। तो 1 मोल लेंगे तो 142 प्लस एक्स ग्राम होगा, जिसमें 142 ग्राम में पोटासियम और ऑक्सीजन आएगा और एक्स ग्राम क्रोमियम है। तो टोटल कंपाउंड 142 प्लस एक्स ग्राम है। इसका 26.79% किए तो 142 प्लस एक्स इंटू 26.7/100, तो ये किसके बराबर हुआ? क्रोमियम के मास है कितना? एक्स। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, और इक्वेशन के बाद एक्स फाइंड कर लिए तो आंसर आ गया। तो आज हमने देखे कि एटॉमिक वेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें कुछ नया चीज लेके आएंगे। थैंक यू।